नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज नांदेड़ डिवीजन के द्वारा आयोजित किए गए जूनियर क्लर्क के पेपर का पार्ट बी सॉल्व करेंगे। हम आ गए हैं क्वेश्चन पेपर पे। क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे है। 110 प्रश्न है जिसमें से 100 प्रश्नों को सॉल्व करना है। इंस्ट्रक्शन आपकी स्क्रीन पे है। हमने फर्स्ट पार्ट में 55 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 56 है। 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थानांतरण होने पर डैश दिनों के लिए पात्र हैं। छुट्टी के लिए, ज्वाइनिंग टाइम के लिए पात्र हैं। ट्रांसफर एट मोर देन 1000 किलोमीटर आर एलिजिबल फॉर डैश डेज ऑफ ज्वाइनिंग टाइम। ऑप्शन ए है 12 डेज, बी 15 डेज, सी 20 डेज एंड डी इज 30 डेज। द करेक्ट आंसर इज 12 डेज, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 12 डेज। 1000 किलोमीटर और लेस देन अगर हो, 1000 किलोमीटर से कम हो तो 10 डेज, मोर देन 1000 एंड अप टू 2000 किलोमीटर इज 12 डेज, मोर देन 2000 किलोमीटर इज 15 डेज। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 है। सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी को दे एफ एम ए की दर क्या है? द रेट ऑफ एफ एम ए पेबल टू रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय इज। तो एफ एम ए जो है वो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस है। तो ऑप्शन ए है 1000 रुपीज़ पर मंथ, ऑप्शन बी रुपीज़ 2000 पर मंथ, एंड सी रुपीज़ 3000 पर मंथ, और डी रुपीज़ 5000 पर मंथ। तो ऑप्शन ए जो है वही सही आंसर है। यहाँ पे 1000 रुपीज़ पर मंथ। ये एक सात 2017 से लागू है, और इसके लिए 2.5 किलोमीटर से दूरी अधिक होनी चाहिए उनके रेलवे यूनिट की जहाँ पे वो रहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 भी देख लेते हैं। डीजल शेड में निचले ग्रेड में टेक्नीशियन ग्रेड 3 पदों के लिए PQ यानी कि प्रमोशनल कोटा रिक्तियां, ये वैकेंसीज जो होते हैं, प्रमोशनल कोटे वैकेंसीज जो होते हैं, कितने प्रतिशत है? द प्रमोशनल कोटा वैकेंसीज फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 3 पोस्ट फ्रॉम लोअर ग्रेड इन डीजल शेड्स आर। तो ये एक्चुअली आरबी नंबर 113, सॉरी, बाई 2019 के अनुसार ये 50% है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत निर्धारित या अधिसूचित अवकाश? ए हॉलीडे प्रिस्क्राइब्ड और नोटिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट? ऑप्शन ए है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, औद्योगिक विवाद अधिनियम, बी इम्प्लाइड कंपनसेशन एक्ट, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, सी है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, और डी है नन ऑफ दीज। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 नहीं होगा। एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 ये भी नहीं होगा। यहाँ जो ऑप्शन होगा करेक्ट वो सी होगा, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जो 1881 का है, उसके तहत ये किया जाता है। अगर उदाहरण के लिए देखें तो अभी हाल में महाराष्ट्र सरकार ने धारा 25 के तहत इसी अधिनियम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत ही जो उसके धारा 25 के तहत है वो 22 जनवरी को 2024 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था। इसी तरह और सरकारों ने किया होगा जो मुझे ध्यान में नहीं है। पर जो अधिसूचित किए जाते हैं प्रिस्क्राइब हॉलीडे,
वो निगोशिएबल एक्ट के तहत ही की जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं। आरएस यानी कि रेलवे सर्विसेज पेंशन रूल नियमों के तहत किस नियम के तहत चिकित्सीय रूप से विकोटीकृत कर्मचारियों के अवशोषण के संबंध में रेलवे छोड़ने के विकल्प पर समझौता किया जा सकता है? अंडर विच रूल ऑफ आरएस यानी कि रेलवे सर्विसेज पेंशन रूल 1993 कैन बी सेटल ऑन ऑप्शन टू quit railway regarding absorption of medically deteriorated staff. Rule number 69, rule number 65, rule number 59 and rule number 55. तो यहाँ पे जो मैं समझ रहा हूँ उसके हिसाब से रूल नंबर 69 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 61 पे। किस धारा के अंतर्गत केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी को सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी? अंडर विच सेक्शन देयर शैल बी नो ऑब्लिगेशन टू गिव इंफॉर्मेशन बाय सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो सेक्शन 8 के तहत ऐसा हमको अथॉरिटी मिली हुई है कि हम ऑब्लिगे हमारे ऊपर बंदिशें नहीं है कि हम उनको इंफॉर्मेशन दें। ठीक है, जैसे सेक्शन 3 जो है वो राइट टू इंफॉर्मेशन से ही रिलेटेड है। सेक्शन 7 है डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट से रिलेटेड है। और सेक्शन 8 जो है अपने बताया है ये एग्जिबिशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन से है। सेक्शन 18 जो है पावर ऑफ फंक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ कमीशन के जो हैं उसके बारे में उसके अंदर जिक्र किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62, विकलांग व्यक्ति अधिनियम कब लागू हुआ? On which date the Persons with Disability Act came into force? 7 फरवरी 1986, 7 फरवरी 1994, 7 फरवरी 2006 और 7 फरवरी 1995। जो ओरिजिनल एक्ट है जिसको कहते हैं द पर्सन विद डिसेबिलिटी इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995 हैज कम इनटू इन्फोर्समेंट ऑन 7th फरवरी 1996। तो हमारा ऑप्शन डी है, यही सही आंसर है। लेकिन इसमें एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये जो अधिनियम है इसको एक रिप्लेस किया गया है। द राइट ऑफ ए पर्सन विद डिसेबिलिटी RPWD एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर 2016 एंड केम इनटू फोर्स from the 19th April 2017. It replaced the Person with a Disability Equal Opportunity Protection of Right and Full Participation Act 1995. आई होप कि मेरी साउंड अच्छी आ रही होगी और मैं जो पढ़ रहा हूँ आपके लिए वो सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 पे आ गए हैं। कर्मचारी लाभ निधि से संबंधित है कौन सा चैप्टर, कौन सा अध्याय? डैश डील्स विथ स्टाफ बेनिफिट फंड। ऑप्शन ए है चैप्टर 8 ऑफ आईआरसी 1 वॉल्यूम 1, चैप्टर 8 ऑफ आईआरसी वॉल्यूम 2, सी चैप्टर 4 ऑफ आईआरसी वॉल्यूम 1 एंड चैप्टर 9 ऑफ आईआरसी वॉल्यूम 1। तो जैसे कि मैं हमेशा कुछ न कुछ आपको टिप्स देता हूँ, यहाँ पे एक टिप्स है कि चैप्टर जो 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी होंगे वो आईआरसी वॉल्यूम 1 के अंदर या एस्टेब्लिशमेंट कोड के अंदर होंगे। मेरे ख्याल से जो 16 चैप्टर हैं वो फर्स्ट पार्ट में रखे जाते हैं और उसके बाद 17 से पार्ट 2 में रखे जाते हैं। तो ऑप्शन बी को आप यूं ही एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, अब बस आता है ये प्रोबेबिलिटी कहती है कि अगर दो चैप्टर हैं एक जगह तो उसको आंसर आप मान लो अगर आपको नहीं पता है तो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ओरिजिनली जो मैं बता रहा हूँ वो है क्या। तो चैप्टर 8 के अंदर ही एस्टैब्लिश्ड फंड जो वॉल्यूम 1 है उसके अंदर जिक्र किया गया है। ठीक है, चैप्टर 4 जो है एक्सटेंशन ऑफ सर्विसेज एंड रीएम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्संस प्रीवियसली इन गवर्नमेंट है वो इसके अंदर है। और चैप्टर 9 जो है वो प्रोविडेंट फंड से जो रूल्स हैं उसके रिलेटेड है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे सही होता है। सही है, तो एक टिप्स यहाँ पे आपको मिल गई है।
अगर टिप्स अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। नहीं अच्छी लगी तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, देयर इज नो इशू। और कमेंट में बता सकते हैं कि क्यों पसंद नहीं आ रही। क्वेश्चन नंबर 64 है, सीजीए यानी कि कंपसनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट के लिए आयोजित उपयोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स यानी कि उत्तीर्ण अंक क्या होगी। व्हाट वुड बी पास मार्क फॉर क्वालिफाइंग इन द सुटेबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड फॉर सीजीए। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 40%, बी 50%, सी 60% एंड नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा 50%। यही इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 65 पे आ गए हैं। रेलवे क्वार्टरों के आवंटन के लिए कर्मचारियों को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। फॉर अलॉटमेंट ऑफ रेलवे क्वार्टर्स एम्प्लॉइज आर क्लासिफाइड एज ए एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। ये एक स्टेटमेंट है और इसके हिसाब से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डायरेक्टली इसको सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 65। कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 के तहत निम्नलिखित में से कौन आश्रित नहीं है। हु अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट ए डिपेंडेंट अंडर द एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923। ए माइनर विडो सिस्टर, नाबालिग विधवा बहन, बी डॉटर, ए डॉटर इन लॉ, सी विधवा, ए विडोर, एंड डी इज नाबालिग जायज नाजायज बेटा, ए माइनर इलिजिटिमेट सन। तो यहाँ पे जो आंसर होगा बी होगा, डॉटर इन लॉ। ये आश्रित की परिभाषा है, उसके अंदर नहीं आते हैं। आप शायद इसके बारे में सोच रहे हो, पर इलिजिटिमेट सन की कोई गलती नहीं होती है, इसलिए मुआवजा का जो प्रावधान है एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट के तहत उसको उसके अंदर रखा गया है। प्रत्येक क्वेश्चन नंबर 67, प्रत्येक कारखाने में महिला श्रमिकों के बच्चों के उपयोग हेतु कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए क्रेंच की व्यवस्था की गई है। क्रेंच इज प्रोवाइडेड इन एवरी फैक्ट्री फॉर यूज ऑफ द चिल्ड्रेन ऑफ फीमेल वर्कर्स फॉर चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ डैश 5 years, सी बी 6 years, सी 4 years एंड डी इज 3 years। द राइट आंसर इज 6 year। रेलवे द्वारा गुप्त मतदान चुनाव किस लिए कराए जाते हैं। सीक्रेट बैलेट इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय रेलवे फॉर। ऑप्शन ए है रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस, ट्रेड यूनियनों के पंजीकरण के लिए। बी है ट्रेड यूनियन की कार्य प्रणाली के लिए, फंक्शनिंग ऑफ ट्रेड यूनियंस। सी है रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन की मान्यता के लिए, और इनमें से कोई नहीं है। तो जो सही आंसर है वो है सी, रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियंस। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कि स्टाफ नर्स श्रेणी के लिए सीधी भर्ती कोटा का प्रतिशत क्या है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा ऑफ स्टाफ नर्स कैटेगरी इज। ए 25%, बी 50%, सी 75% एंड डी इज 100%। द राइट आंसर इज 100%। क्वेश्चन नंबर 70 है, विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2013 के तहत सार्वजनिक रोजगार में विकलांग व्यक्तियों के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है। अंडर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2013, व्हाट इज द परसेंटेज रिजर्वेशन टू बी प्रोवाइडेड फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन ए 3%, बी 4%, सी 5% एंड डी इज 6%। द राइट आंसर इज बी 4%। क्वेश्चन नंबर 71, अस्थायी श्रमिकों को हटाने के लिए कितने दिनों की पूर्व सूचना अनिवार्य है। हाउ मेनी डेज ऑफ prior नोटिस इज कंपल्सरी फॉर रिमूवल ऑफ टेम्पररी स्टेटस ग्रांटेड टू कैजुअल लेबर्स। ऑप्शन ए है 1 month, बी 2 month, सी 3 month एंड डी इज 15 days।
The right answer is D, 15 days. Question number 72. गर्भपात सहित गर्भपात के लिए मातृत्व अवकाश की छुट्टी कितनी अवधि दी जा सकती है? For miscarriage including abortion, what period of maternity leave can be granted? तो ऑप्शन ए है 30 डेज, बी 45 डेज, सी 100 डेज एंड डी इज 60 डेज. द राइट आंसर इज 45 डेज. अभी आरबी नंबर 144 बाय 2022 एक आया था. इसके अंदर स्पेशल मैटरनिटी लीव जो है दिया जाता है, 60 दिनों का दिया जाता है. आप इसके बारे में कुछ स्पेशल बात लिखें तो मैं इसको इस वीडियो के अंदर पिन अप करूँगा. ठीक है, यहाँ पे हम पिन कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 73 को देखते हैं. स्नातकोत्तर योग्यता वाले रेलवे डॉक्टरों को कौन सा भत्ता दे है? विच अलाउंस इज पेएबल टू रेलवे डॉक्टर्स हैविंग पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन? ए ग्रेजुएट अलाउंस, बी एनुअल अलाउंसेस, सी ए एंड बी, बोथ ऑफ ए एंड बी, और इनमें से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ द अबव. द राइट आंसर इज सी, ए एंड बी. ठीक है, दोनों मिलेंगे. क्वेश्चन नंबर 74 है. किस विभाग का अधिकारी नियुक्ति समिति का सदस्य नहीं हो सकता है? ऑफिसर ऑफ विच डिपार्टमेंट कैन नॉट बी मेंबर ऑफ टेंडर कमेटी? तो जो टेंडर कमेटी है वो 3 मेंबर से बनते हैं. टेंडर कमेटी कंसिस्ट ऑफ 3 मेंबर्स. पहला जो होता है कन्वेनर होता है, दूसरा फाइनेंस का होता है, और तीसरा यूजर डिपार्टमेंट का होता है. या यूं कहें कि मेंबर फ्रॉम द अदर डिपार्टमेंट हु इज जनरली एसोसिएटेड विद द टेंडर, जो टेंडर से रिलेटेड है. तो जैसे मान लीजिए कि अगर स्टोर डिपार्टमेंट है तो ये कन्वेनर बन जाएंगे. ठीक है, ये यूजर डिपार्टमेंट बन जाएगा. ठीक है, और ये फाइनेंस से हो जाएंगे. तो अगर कोई नहीं बनेगा तो ये नहीं बन पाएंगे. और इनका जो ड्यूटी है वो इंटीग्रिटी और एथिकल बिहेवियर पे नज़र रखने का है. ठीक है, कि ऐसी कोई संभावना ना हो जहाँ पे करप्शन हो. ठीक है, तो इनको हम शामिल नहीं करते हैं टेंडर की दशा में. तो हमारा राइट आंसर जो होगा यहाँ पे डी हो जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 पे आ गए हैं. मंडल द्वारा नियंत्रित पदों के विरुद्ध सीजीए में आश्रित भाई और बहनों की नियुक्ति के मामलों पर विचार करने की शक्ति किसे निहित है? इन सीजीए अगेंस्ट डिविजनल कंट्रोल पोस्ट, powers of considering cases of appointment of dependent brothers sisters are vested to DRM. तो ऑप्शन बी हमको मिल गया है जो सही आंसर है. ठीक है, अगर मेरी डॉटर होगी और उनको अगर अपॉइंटमेंट देना है सीजीए के अंतर्गत तो जीएम के पास पावर है, ये ध्यान रखना. क्लरिकल पोस्ट के लिए जो पावर है वो जीएम के पास पावर है. ठीक है, चलिए सीजीए में एक और ट्रिक मैं बताता हूँ कि अगर किसी चीज के पावर का किसके पास शक्तियां हैं तो इन दोनों के पास ही शक्तियां हैं किसी भी पावर का. तो इन दोनों को एलिमिनेट आप कर सकते हो एज वे, आपको जैसे सही लगे. पर इन दोनों के अलावा किसी के पास सीजीए की कोई पावर नहीं है, इस बात का ध्यान रखना. डिविजनल होंगे तो डीआरएम होंगे, और हेडक्वार्टर कंट्रोल पोस्टेज होंगी तो जीएम होंगी, जीएम होंगे सॉरी. और इसी तरह से आगे बढ़ता है मामला. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 कहता है कि कितने कर्मचारियों की संख्या होने पर नियोक्ता को एक कैंटीन उपलब्ध करानी होगी? इफ देयर आर डैश नंबर ऑफ एम्प्लॉइज then the employer has to provide a canteen.
ऑप्शन ए है 150, बी 250, सी 350 एंड डी इज 500। तो ऑप्शन जो बी है वो 250 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सेक्शन 46 यस के तहत 250 लोगों को अगर हैं तो एक कैंटीन की व्यवस्था उनको करानी होगी। क्वेश्चन नंबर 77 है, इनमें से कौन सा शिकायत निवारण पोर्टल नहीं है? सीपी ग्राम, निवारण और रेल मदद। इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर यहाँ पर होगा नन ऑफ द अबव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, कौन सा मास्टर सर्कुलर प्रतिनियुक्ति से संबंधित है? विच मास्टर सर्कुलर डील्स विद द डेपुटेशन? ऑप्शन ए है एमसी मास्टर सर्कुलर नंबर 25, एब्सॉर्प्शन ऑफ मेडिकल डिग्रीज कैटेगरी है, तो ये नहीं होगा। ठीक है। मास्टर सर्कुलर 35 जो है वो रिटायरमेंट से रिलेटेड है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है। मास्टर सर्कुलर नंबर 57 डेपुटेशन से है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और मास्टर सर्कुलर 21 है वो रेजिग्नेशन फ्रॉम रेलवे सर्विसेज से है, तो ये भी नहीं आंसर होगा। तो हमने चारों ऑप्शन को देख लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 79 पे आगे हैं। अतिरिक्त पद भत्ता यानी कि एडिशनल पोस्ट अलाउंस डैश महीनों के लिए किया जाता है, पेड किया जाता है, मतलब दिया जाता है। एडिशनल पोस्ट अलाउंस इज पेड फॉर डैश नंबर्स ऑफ मंथ। तो ऑप्शन ए है 2 डेज 2 मंथ, बी 3 मंथ, सी 6 मंथ एंड डी इज 12 मंथ। तो जो यहाँ पे सही आंसर होगा वो होगा 6 मंथ, जो ऑप्शन सी में है। और इसके लिए आरबी नंबर आप पढ़ सकते हैं, 128/2018। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 है, ऐसे मामलों में जहां कर्मचारी आंशिक रूप से चिकित्सीय रूप से विकोटीकृत है, सीजीए के तहत पत्नी वार्ड आश्रितों को किस ग्रेड में नियुक्ति की पेशकश की जा सकती है? In case where employees are partially medically deteriorated, appointment under CC can be offered of wife, wards, dependents, in which grade? तो यहाँ पे लेवल 1 में ही ऑफर किए जाते हैं, ये एक सही आंसर है जो ऑप्शन ए के अंदर ही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 है, द्वितीय श्रेणी ए पास किस रंग का होता है? सेकेंड क्लास ए पास इन विच कलर? ऑप्शन ए है ग्रीन, बी येलो, सी वाइट एंड डी pink. The right answer is B, pink. ये क्वेश्चन irrelevant है, however the question asked in this examination, so we can solve. तो फर्स्ट क्लास जो पास होता है वो वाइट होता है, फर्स्ट क्लास ए पास। और फर्स्ट क्लास जो होता है वो ग्रीन होता है, और सेकेंड क्लास और स्लीपर क्लास इज पिंक, एंड सेकेंड क्लास ए पास इज येलो। सो नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 82। समपार फाटकों यानी कि लेवल क्रॉसिंग पर फाटक वालों का वर्गीकरण या ड्यूटी तय करने के लिए जोनल रेलवे को क्या करना आवश्यक है? फॉर डिसाइडिंग क्लासिफिकेशन ऑब्लिक ड्यूटी आवर्स ऑफ गेट कीपर्स एट लेवल क्रॉसिंग गेट्स, यहाँ पे गेट्स होना चाहिए, इंजीनियरिंग जोनल रेलवे इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट। तो जो सही काम होगा वो होगा फैक्चुअल जॉब एनालिसिस का, तभी हम क्या ड्यूटी को डिसाइड करते हैं एचओआर के नियम के तहत। और एचओआर में भी रेलवे लेबर ट्रिब्यूनल 1969 यहाँ पे हम लिख सकते हैं। रेलवे 69 के तहत जो है ये 72 आवर्स का फैक्चुअल जॉब एनालिसिस किया जाता है। और इसके बारे में ज़्यादा पढ़ सकते हैं रेलवे सर्वेंट आवर्स ऑफ वर्क्स एंड पीरियड ऑफ रेस्ट रूल 2005। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो सही है वो ऑप्शन बी है।
मृत कर्मचारी को उसके बेटे ऑब्लिक बेटी को क्वार्टर आवंटित किया जा सकता है यदि वह डैश महीनों के भीतर सीजीए पर नियुक्त हो जाता है। डिसीज्ड एम्प्लॉय क्वार्टर्स कैन बी allotted to his son daughter if she is appointed on CG within dash month. Option A है 12 month, B 6 month, C 18 month and D is 24 month. The right answer is 24 month. यही सही आंसर है इसका। यहाँ भी आप सब ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। चलिए यहाँ पे आपको टिक्स नहीं देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 84 है सीजी के तहत नियुक्ति पर विचार करने के लिए ड्यूटी के दौरान मरने वाले या अस्थायी रूप से अपंग होने वाले कर्मचारियों के आश्रितों को किस प्राथमिकता के रूप में वर्गीकृत किया गया है। फॉर कंसिडरिंग अपॉइंटमेंट अंडर सीजी dependent of employee who dies on or a permanently crippled in the course of duty are categorized as a priority 1, priority 2, priority 3 and priority 4। तो यहाँ पे priority 1 पे इनको रखा जाता है, जो कि सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85 है लघु रेलवे उपभोक्ता सहकारी भंडार की कितनी सदस्य होने चाहिए। ए स्मॉल स्केल रेलवे कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर शुड हैव मेंबर ऑफ। ऑप्शन ए है बिलो 1000 एम्प्लॉय, बी है बिलो 2000 एम्प्लॉय, सी है 1500 से कम कर्मचारी बिलो 1500 एम्प्लॉयज एंड डी इज बिलो 500 एम्प्लॉयज 500 से कम कर्मचारी। तो यहाँ जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए बिलो 1000 एम्प्लॉय। ठीक है, एक्चुअली इसके अंदर है कि अगर स्मॉल स्टोर हैविंग मेंबरशिप एटलीस्ट 300 बट नॉट एक्सीडिंग 1000 कैन ए मैनेज्ड बाय ए सेक्रेटरी कम मैनेजर of a committee of a management for exercising a supervision and deciding the policies matter। तो 300 कम से कम कर्मचारी होने चाहिए और 1000 से कम होगा तो ये स्मॉल स्केल रेलवे कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर बनेगा। ठीक है, तो यही इसके अंदर है। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है कि निम्नलिखित कर्मचारी रनिंग स्टाफ में नहीं आते। द फॉलोइंग स्टाफ आर नॉट फेलिंग अंडर रनिंग स्टाफ कैटेगरी। ऑप्शन ए है गार्ड, पॉइंट्समैन, सेंटर एंड लोको पायलट्स। तो यहाँ पे जो पॉइंट्समैन है वो नहीं आएगा। यहाँ पे रनिंग स्टाफ परफॉर्मिंग रनिंग ड्यूटी शैल बी रेफर टू रेलवे सर्वेंट्स। तो जो रनिंग ड्यूटी को परफॉर्म करते हैं उनको रनिंग स्टाफ में गिनते हैं। तो ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। तो ये एक्चुअली गार्ड्स जो हैं वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट में रनिंग स्टाफ मिल जाते हैं, यानी कि ट्रेन्स मैनेजर जो भी न्यू डिजिग्नेशन मिला है इनको उसके हिसाब से। सेंटर में लोको या मैकेनिकल डिपार्टमेंट का जो पार्ट है जिसके अंदर ड्राइवर सेंटर्स और फायरमैन जो हैं वो लोको मतलब सॉरी रनिंग स्टाफ में गिने जाते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर जो पॉइंट्स में है वो रनिंग स्टाफ नहीं गिना जाता क्योंकि वो ड्यूटी रनिंग का परफॉर्म नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 87 है रेलवे को भारतीय रेलवे अधिनियम 1989 की किस धारा के तहत परिभाषित किया गया है। रेलवे इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन रेलवे एक्ट 1989। सेक्शन 1 ऑप्शन ए, बी सेक्शन 2, सी सेक्शन 3 एंड डी इज सेक्शन 4। तो जो पहला जो वर्ड होता है ना किसी भी टॉपिक का वो शॉर्ट टाइटल्स और वगैरह होते हैं। सेक्शन 2 जो है वो डिफिनेशन हमेशा ही होता है ऑलमोस्ट अगर इस तरह के कोई टॉपिक आते हैं तो। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है उसके हिसाब से सेक्शन 3 करेक्ट आंसर होगा। मुझे ऐसा लगता है नहीं, मतलब मेरे आंसर यही है। आप जैसे कि अभी किसी ने कमेंट किया था कि आप इस तरह वाट मेरी मत लगाइए कि आप बोलते हैं कि ये होना चाहिए, तो मेरे आंसर यही है। अब आपको कंफर्म करना है कि भाई आप मेरे आंसर के साथ जाते हैं या किसी और के आंसर के साथ, तो मैं वो नहीं जानता। तो सेक्शन 2 के अंदर डिफिनेशन है लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ डिफिनेशन है। रेलवे को जो डिफाइन किया गया है सेक्शन 3 के तहत किया गया है।
सेक्शन 4 के अंदर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट शेल बी नोटिफाई द अपॉइंटमेंट ऑफ ए पर्सन टू बी ए जनरल मैनेजर ऑफ द जोनल रेलवे, ये बात कही गई है। सेक्शन 5 के अंदर अपॉइंटमेंट ऑफ ए चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी एंड कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी का जो जिक्र किया गया है, मतलब कमिश्नर चीफ रेलवे कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी और कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी का जिक्र किया गया है, और सेक्शन 5 में किया गया है। 4 में जीएम का जिक्र किया गया है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। इसमें जीएम का ये किया गया है, इसमें डिफिनेशन है, ठीक है। सेक्शन में शॉर्ट टाइटल और वगैरह वो सब होते हैं, तो उसको भी ध्यान रखने जैसा है। क्वेश्चन नंबर 88 है, रेलवे द्वारा बजट किस महीने में रेलवे बोर्ड को प्रस्तुत किया जाता है? द बजट एस्टिमेटेड आर प्रिपेयर्ड बाय रेलवेज फॉर सबमिशन टू द रेलवे बोर्ड इन द मंथ। तो ऑप्शन ए है अगस्त, बी सितंबर, डी सी नवंबर और डी दिसंबर। तो यहाँ पे जो सही आंसर है ना वो सी होगा। चालू वित्त वर्ष के लिए संशोधित अनुमान और आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट का अनुमान तैयार किया जाता है, और हर साल नवंबर के महीने में रेलवे बोर्ड को प्रस्तुत किया जाता है। यही इसका सही है जवाब है। क्वेश्चन नंबर 89 पे हम आ गए हैं। रेलवे परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण से प्रभावित भूमि खोने वालों को भुगतान की गई एक मुक्त राशि क्या है? What is the lump sum compensation amount paid to land loser affected by the land acquisition of for railway projects? ऑप्शन ए है 2 lakhs, B 3 lakhs, C 5 lakhs and D 8 lakhs. The right answer is 5 lakhs, और मेरे ख्याल से इसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, और इसके लिए जो आरबी नंबर आप देख सकते हैं 193/2019, इसको आप पढ़ सकते हैं, कमर्शियल डिपार्टमेंट का है। क्वेश्चन नंबर 90 है, कौन सा आचरण उपहारों से संबंधित है? विच कंडक्ट रूल इज रिलेटेड टू गिफ्ट? तो 13 जो है वो गिफ्ट से रिलेटेड है, और 13A जो है वो डाउरी से रिलेटेड है। ठीक है, डाउरी से यानी कि दहेज से रिलेटेड है। रूल नंबर 13 जो है वो जनरल है, जिसमें ये कहा गया है कि एवरी रेलवे सर्वेंट सेल at the time maintain absolute integrity, maintain devotion of duty, do nothing which is unbecoming of railway servant। रूल नंबर 7 में डेमोस्ट्रेशन है, ठीक है, यही इसका सही आंसर होगा। और 14 भी डेमोस्ट्रेशन है इन फेवर ऑफ रेलवे सर्वेंट है, पब्लिक डेमोस्ट्रेशन इन ऑनर ऑफ रेलवे सर्वेंट है। तो ये सॉल्व हो गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 91, वैधानिक न्यूनतम वेतन किसके अंतर्गत तय किया जाता है? स्टैट्यूटरी मिनिमम वेजेस इज फिक्स्ड अंडर डैश न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, बी समान प्राथमिक अधिनियम 1976, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976, सी कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, डी है पेमेंट वेजेस एक्ट 1936, वेतन भुगतान अधिनियम 1936। जो यहाँ पे सही आंसर है वो ऑप्शन ए होगा, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, मिनिमम वेजेस एक्ट 1949, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 कहता है, लेवल 1 के कर्मचारी को तृतीय एमएससीपी के रूप में कौन सा ग्रेड वेतन दे है? Which grade is payable to an employee of Railway 1, Level 1, employee of Level 1 as third ABCP? तो अगर लेवल 1 का कर्मचारी है, ठीक है, लेवल 1, तो पहला जो उसकी अपॉइंटमेंट है 1800 पे ग्रेड पे है। दूसरा जो है, अगर उसको बेनिफिट दिया जाएगा, पहला एमएससीपी जिसको बोल सकते हैं, वो 1900 पे देंगे। फिर दूसरा जो एमएससीपी देंगे वो 2000 पे देंगे, और तीसरा जो देंगे वो 2400 पे देंगे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है,
चलिए, आई होप कि मैं समझाने में सफल रहा। क्वेश्चन नंबर 93 है, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध निवारण किस अधिनियम के अंतर्गत होता है? एवरी ऑफेंस अंडर द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोविजन एंड रिड्रेसल एक्ट शैल बी अनसगे, संज्ञेय, गैर जमानती और जमानती, नॉन कॉन्सिनेबल, सॉरी, नॉन कॉग्निजेबल, दूसरा है बी है कॉग्निजेबल, सी है नॉन बेलेबल एंड डी है बेलेबल। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है वो सही इसका आंसर है। नॉन कॉग्निजेबल का सही मतलब है कि अगर वर्ड का हिंदी अगर जानना चाहें तो पकड़ में न आने योग्य, ज्ञात होने में असमर्थ। ये जो ऑफेंस है इसको पकड़ना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। और अगर पकड़ लिया जाता है तो यौन उत्पीड़न के लिए जो दंड निर्धारित किया गया है 1 से 3 साल की कैद और जुर्माना या दोनों ही इसमें शामिल हो सकते हैं। तो एक ऑफेंस है ये, नहीं होना चाहिए, एक कुर्ती की तरह लेना चाहिए इसे। क्वेश्चन नंबर 94 है, रिकॉर्ड प्रतिधारण कार्यक्रम किसके द्वारा जारी किया जाता है? रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल इज इशूड बाय ए रेलवे बोर्ड, बी सीबीसी, सी जोनल रेलवेज यानी कि रेलवे जोन्स, और डी कार्मिक एवं प्रशासन विभाग डीओपीटी। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो डीओपीटी के द्वारा ही किया जाता है। और ये नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे रिफॉर्म के तौर पे इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और ये करता है, ठीक है। तो इसी तरह से एक आगे बढ़ता है एक कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 95 है, कार्य अध्ययन रिपोर्ट के माध्यम से सरेंडर किए गए किसी भी पद के लिए धन मूल्य का डैश प्रतिशत मुख्यालय को हस्तांतरित किया जाना चाहिए, डैश परसेंटेज ऑफ मनी वैल्यू फॉर एनी पोस्ट सरेंडर थ्रू वर्क स्टडी रिपोर्ट्स शुड बी ट्रांसफर टू HQ, ए 15%, बी 50%, सी 35% और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे हिसाब से पहले तो ऑप्शन सी को पहले ले लेते हैं, ऑप्शन यही सही आंसर होगा। और इसके आगे हम बताते हैं कि ये HQ को जाता है, ठीक है, ये डिवीजन के लिए है और ये रेलवे बोर्ड को। रेलवे बोर्ड को, तो यही सही रहेगा। इसके लिए एक और आप काम कर सकते हैं, क्योंकि इसको ऑथेंटिक बनाने के लिए हम 198/2018, ठीक है, 198/2018 को पढ़ सकते हैं, तो क्वाइट बेटर रहेगा। मैं अपने क्वेश्चनों को काफ़ी सावधानीपूर्वक सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ, ताकि आपके कैरियर के अंदर इस तरह की कोई त्रुटिवश ना रह जाए कि आप 1 नंबर या 2 नंबर से फेल हो जाए। तो फिर भी किसी में अगर गलत रहता है तो उसके लिए मैं बिग सॉरी बोलता हूँ आप लोगों को। कई दफ़ा क्वेश्चन को पढ़ते वक्त गलत हो जाता है। जैसे लास्ट एक पेपर सॉल्व करा था, वहाँ पे टायर 2 के लिए पूछा गया था कि भाई कितना कंट्रीब्यूशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो पढ़ते वक्त टायर 2 दिमाग में नहीं आया था, इसलिए इस तरह की गलतियाँ हो गई थी। दूसरा, मास्टर सरोवर पढ़ते वक्त वो ध्यान से हट हट गया था, जिसकी वजह से वो पता नहीं चला कि भाई रिक्रूटमेंट के बारे में वो पूछ रहे हैं। तो ये लंबा क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपको भी इस तरह की परेशानियाँ आ सकती हैं। तो कंसंट्रेशन भंग नहीं हो, इसका एक ध्यान रखा जाए। तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 97 पे चलते हैं। आरपीएफ और आरपीएसएफ कर्मियों के वार्डों के संबंध में सीजीए को पहले किस विभाग द्वारा संसाधित किया जाएगा? इन रिस्पेक्ट ऑफ द वार्ड
of RPF or a RPSF personnel, the CGA shall be first processed by which department? A. Postal Department, B. Security Department, C. Railway Board और D. इनमें से कोई नहीं, यानी कि none of the above। तो जो सही है वो होम डिपार्टमेंट ही सही होता है। और यहाँ पे सुरक्षा विभाग सही होगा। देखिए बातचीत के दौरान एक क्वेश्चन स्लिप कर गया, यहाँ भी गलती हो जाती। ये क्वेश्चन नंबर 96 है, इसको हमने नहीं सॉल्व किया है। कितनी राष्ट्रीय छुट्टी अनिवार्य है? हाउ मेनी नेशनल हॉलीडेज आर कंपलसरी? तो 3 हैं, आपको पता है, 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे और गांधी जयंती। इसका जिक्र या मास्टर सर्कुलर को आप देख सकते हैं, वो है 47, या आईआरएम के वॉल्यूम 16 को पढ़ सकते हैं। ठीक है, 16 को पढ़ सकते हैं, आईआरएम का जो चैप्टर है 16। जो आईआरएम वॉल्यूम 1 के तहत है, 2 के तहत नहीं है। यहाँ पे लिखने का ऑप्शन देख लेते हैं अगर हो सकता है तो। वॉल्यूम 1 चैप्टर 16 है। ठीक है, चलिए हमने 97 को भी सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 98 को देख लेते हैं। कर्मकार मुआवजा अधिनियम यानी कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट अधिनियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट, द एक्ट हैज बीन रीनेम्ड एज ए एम्प्लॉयमेंट कॉम्पनसेशन एक्ट, एम्प्लॉयर कॉम्पनसेशन एक्ट, वर्क्समैन कॉम्पनसेशन एक्ट, एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्ट। द राइट आंसर इज डी, एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्ट। ठीक है, एक्चुअली ये 2017 में मेरे ख्याल से अमेंडेड हुआ था। मेरा ख्याल ही मेरा फॉर्म क्या बोलते हैं उसको, आंसर होते हैं। आप मेरे वर्ड से नहीं जाएं, मैंने जो बोला वो फाइनल ही है, इसमें गलती की संभावना काफ़ी कम है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। द एम्प्लॉय कंबशन एक्ट अमेंडेड इन एक्ट 2017, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 पे आ गए हैं। रेलवे सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों के लिए सीटीजी का दावा करने के लिए उन्हें आवेदन करना होगा। फॉर क्लेमिंग सीटीजी द रिटायर्ड रेलवे सर्वेंट दे आर supposed to be submit a proof of change of residence, b proof of journey, c not eligible and d is self deviation। तो यहाँ पे मैं एडवाइज करूंगा कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर एज पर आरबी नंबर 16/2022, यही सही आंसर है। ठीक है, सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ एनेक्चर 1 के साथ वो अप्लाई कर सकते हैं और कोई उनको परेशान नहीं करेगा। सीटीजी जल्दी ही प्रस्तुत करेंगे और उनको मिल भी जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 है। यदि कोई प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित नहीं किया गया है तो प्रस्तुतकर्ता अधिकारी का कार्य होगा। इफ नो प्रेजेंटिंग ऑफिसर इज नॉमिनेटेड डैश विल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द प्रेजेंटिंग ऑफिसर। ए रिवाइजिंग अथॉरिटी, बी अपीलिएंट अथॉरिटी यानी कि अपीलीय प्राधिकरण या पुनरीक्षण अधिकारी, ऑप्शन ए है। सी है जांच अधिकारी यानी कि इंक्वायरी ऑफिसर, और डी है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी यानी कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर है। इंक्वायरी ऑफिसर ही प्रेजेंटिंग ऑफिसर का काम करेंगे। ठीक है, अब आ गए हैं राजभाषा पे, हिंदी पे आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 101 है। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? ऑप्शन बी को ध्यान से देखिए, ऑप्शन बी ही हमारा आंसर है, 22 यानी कि 22 भाषाओं को। क्वेश्चन नंबर 102, कौन सा मंत्रालय राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेता है? तो ऑप्शन ए को ध्यान से देखिए, गृह मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स,
यही हमारा सही आंसर होगा या है। हमारा सही आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर 103 है, राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो कौन से क्षेत्र में आता है? तो ऑप्शन सी ध्यान से देखिए, ऑप्शन क जो है सी क क्षेत्र के अंतर्गत आता है, रीजन 1A के तहत। ठीक है। पद, क्वेश्चन नंबर 104 है, पद नाम साइन बोर्ड किस क्रम में प्रदर्शित किया जाना चाहिए? इन विच ऑर्डर डिजिग्नेशन नेम डिजिग्नेशन एंड साइन बोर्ड आर टू बी एक्सिबिटेड, यानी कि प्रदर्शित किया जाना चाहिए? तो पहले रीजनल लैंग्वेज में होना चाहिए, उसके बाद हिंदी में होना चाहिए, और उसके बाद इंग्लिश में होना चाहिए। द राइट आंसर इज सी, रीजनल लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश, यही सही क्रम है। राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ था? तो 10 मई 1963 को पारित किया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन काफी अच्छे हैं। क्वेश्चन 106 है, अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज इंग्लिश। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 106 का। क्वेश्चन नंबर 107 है, हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था, जो ऑप्शन है उसके हिसाब से 26 जनवरी 1950 का। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 108 है, राजभाषा पर वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है? तो गृह मंत्रालय करता है, वही वही सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 है, राजभाषा नियम के अनुसार कोई भी कर्मचारी अपना आवेदन, अपील या आवेदन किस भाषा में प्रस्तुत करेगा? ऑप्शन बी को देख सकते हैं, हिंदी या अंग्रेजी, उसको जो भी सूट करे उसके अंदर वो कर सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110 है, हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान की परिभाषा राजभाषा के किस नियम के तहत दी गई है? तो नियम 10 के तहत दी गई है। तो हमारा यहाँ पे ये क्वेश्चन समाप्त होता है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इससे नियर डियर के साथ शेयर करें और उनकी हेल्प करें। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।